हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मेरी नौकरानी रोज मुझसे कहती, मालकिन आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ ना आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरे से चीखों की आवाज़ ही आ रही थी। पति तो घर पर था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझसे कोई बात करना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि नीता, सब ठीक तो है, क्या तुम्हें कोई बात करनी है? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही तो समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसलिए उसे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं। तो नीता कहने लगी कि नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि नीता, जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो नीता कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैं चौंक कर और थोड़ा गुस्से से उसे देखा कि उसकी यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूँ। आखिर वह होती कौन थी मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहाँ से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए और मैं आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने नीता को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे, और शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीता के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ ही औरतों से सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और छुप कर उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने यह खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति नीता के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनके नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आती हूँ तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई मैं दोपहर में 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी किया करते थे कि अंजलि, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे लिए पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। ज़िंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई बात भी नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से सो गई।
लेकिन नीता एक दिन फिर से मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। यह सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन सरकने लगी थी। मेरा विश्वास था कि जो मेरे पति के ऊपर वह डगमगाने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे का मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करवा लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले भी जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब मैं इसे अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से कम काम कर रही थी और कभी भी मैं अपनी बात से नहीं फ्री थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नीता मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और इतने अरसे के दौरान ना तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझसे उससे वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे और वहाँ गांव में रहते थे। वह अकेली ही हमारे घर पर रहती थी, जो भी तनख्वाह से मिलता था वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे, मगर न जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया है। वह बस हर वक्त मुझसे एक ही बात करती थी कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी के दिन के समय करवा ले, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझसे यह बात कहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई और औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा, क्या वह कोई मरीज है? क्योंकि वह इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी, नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे देखकर पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर अंजलि हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर अंजलि हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान हुई तो वापस आ गई और सोचने लगी कि भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है। कौन थी वो औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरी छठी हिस्से बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को मैं ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे।
अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनका सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि वो रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे। फिर ऐसे कौन कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए, खास तौर पर मेरी नौकरानी नीता के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा कि नीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो वो कहने लगी किसी से भी नहीं अम्मा। अम्मा से बात अपने बच्चों का बस हाल पूछ रही थी। मुझे अब नीता के बारे में शक हो चुका था। या कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही थी या फिर मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं या किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया है हमें एक साथ समय गुजारने का मौका नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी कि क्या यह वाकई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, इसलिए वह मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। इस घर में हम सब बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी नीता के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी तो कोई और नौकरानी रख लूँ, तो सब ने नीता की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि नीता और मेरी बेटी आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। मेरी बेटी हर वक्त नीता के आसपास रहती थी, कभी उसके कमर में बाहें डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब सा लगता था। आखिर वह नीता को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि मेरी बेटी को तो नीता के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन नीता उससे दूर भागती थी। खैर उस दिन मैंने पूरा दिन अपनी पूरी रात घर पर ही रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी अजब अब नॉर्मल नहीं दिखाई दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी नीता के कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, तो सिर्फ नीता ही घर पर होती है, तो नीता उससे उसका दिल लग गया होगा और कोई बात नहीं थी। खैर मैं घर पर रहकर देख लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई थी। मैंने सोचा पता नहीं नीता के ड्रामे कब खत्म होंगे। मैं यही सोच अगले दिन दोबारा से अपने रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही की बात है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने के मंजर ने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत क्या थी? वह तो एकदम अच्छा भला था, उसे तो कोई तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस औरत की
मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उससे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। फटी आंखों से उसको देखती रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि नीता ही थी। उस औरत ने नीता को कुछ पैसे दिए। नीता ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर यह सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों से कुछ पैसे नीता को दे दिए। आखिर यह सब चक्कर क्या था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग से फिट हो गया था। तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। उसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चली गई। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी नीता भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अब आखिर अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज ही नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूँगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही। सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगी, आपको घर चले जाना चाहिए। सर पे इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रख सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूं अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर पर नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि अचानक मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीखों की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खुला। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीखें निकल गई, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीखों की आवाज़ भी मेरी नौकरानी नीता की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। नीता जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि अब फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और यह आज से नहीं बल्कि कई महीनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से में देखते हुए पूछा कि आखिर तुम नीता को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे इतनी बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया। कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच मत बोलो, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या बक रही थी। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ नहीं हूँ। ये तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ नीता बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर मेरी बेटी की हालत भी खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और अपनी बेटी को लगा दिया। वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी और मैं ये सब कुछ
से बहुत परेशान हो चुकी थी। नीता अलग डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने नीता से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आए और आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है, वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। नीता कमरे से निकलकर नीचे की तरफ ऐसे भाग कर आई थी जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वह उसे फिर से न पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई गहरी बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरों ने पाले थे और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश की थी कि अपने बच्चों को भी एक अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं है कि उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। नीता कहने लगी कि आपके व्यवहार से आपकी बेटी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिली तो वह दिमागी मरीज बन गई। वह अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को और गुस्सा मुझे मार पीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब वह सुबह होती है तो वह मुझसे न सिर्फ माफ़ी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेले पालती हूँ। रात को जो मार पीट और तकलीफ से मैं सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। एक बार दिन में जब आपकी बेटी मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझसे पैसे देने लगी तो मैं आपकी बेटी से कहा, बेटी तुम मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बात बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी, तो अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर आपकी बेटी डर गई और उसी डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। वह दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ बता भी नहीं पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहा करें। मैंने नीता से पूछा, नीता यह सब कब से हो रहा है? नीता ने मुझे बताया कि मैडम जी यह पिछले 1 साल से चल रहा है। बेटी का व्यवहार मेरे प्रति अभी आग तो कभी पानी की तरह होता है, कभी लाड और प्यार से जिद करती है तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वो सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है, वह मुझसे कहती थी कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वह सब कुछ खुशियाँ दूं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना कर देती तो वह उस गुस्से से पागल हो जाती और मुझे पीटने लगती। नीता की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि नीता क्यों कहती थी कि मैडम जी आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी नीता पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के
साथ यह सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब नीता के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फ़ौरन उसे पूछा तो वह कहने लगी कि मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं तो आपकी बेटी की भी जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में मैं उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती भी की किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दें। आपके पति ने नहीं चाहते थे कि आपको इस सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत वही डॉक्टर थी। आपके पति ने उस डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपनी क्लिनिक बुलाती मैं चली जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती, इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली है। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है, तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है तो अब वह अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारी मालकिन ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह शक में पड़कर वह कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। नीता की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था और अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे और कैसे पले बड़े मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने लगी थी और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त तो मुझे समझ आया कि हर माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी नहीं पागल होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही भुला दें। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह खुद सारे मामले ठीक करना चाह रहे थे, मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर पर अपने बच्चों को समय दे सकूं और अब हम सब ने मिलकर मेरी छोटी बेटी को ठीक कर लिया और मैं भी उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ताकि मेरे बच्चों को मैं कुछ समय दे सकूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।